सेक्सुअलिटी सेकंड चक्र से लिंक्ड होती है और सेकंड चक्र जो होता है वो लिंक्ड है ऑन वन हैंड सेक्सुअलिटी, ऑन अनदर हैंड विद क्रिएटिविटी। क्या पास्ट लाइफ कर्मा या पास्ट लाइफ का इम्पैक्ट भी हमारे इस जन्म के रिश्तों पे पड़ता है? जब भी ब्रेकअप होता है सबसे पहले वो पार्टनर अपने एक दूसरे को इंस्टा पे ब्लॉक करेंगे। तो आप यही समझो कि ब्लॉक क्यों करते हैं। ऐसा एक फिर वॉल्स खड़ी कर लेते हैं अपने आसपास कि नहीं, अब फिर उनका विश्वास प्रेम से उड़ जाता है या उस बॉन्डिंग के लिए दोबारा अपने आप को रेडी नहीं कर पाते। अगर आप ये एपिसोड टेलीविज़न पे देख रहे हैं तो कृपया पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पीएमसी हिंदी को दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो करें। मैम, अक्सर लड़कों पे इल्ज़ाम आता है लड़कियों की तरफ से कि men only want one thing, men only want one thing, लड़कों को बस एक ही चीज़ चाहिए होती है। तो बीइंग अ मैन, लड़कों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि लड़कियाँ जो भी सोचती हैं ना कि लड़के सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, वो बिल्कुल सही सोचती हैं। लड़के सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, और वो चीज़ ये है कि हमारे बारे में ये ना सोचा जाए कि हम सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा एनकाउंटर किया है कि हाँ, आपने सोचा हो लड़के सिर्फ एक ही चीज़ चाहते हैं, जो भी पब्लिक फोरम में लोगों का माइंडसेट है? कुछ प्रकार के लड़के सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, पर सारे लड़के एक चीज़ नहीं चाहते हैं। वो डिपेंड करता है कि किस से चाह रहे हैं, उसके साथ कौन सा रिश्ता है, कितना कमिट करना चाहते हैं, मज़ा ले रहे हैं या फिर सीरियस हैं। तो अगर तो हीरोपंती चल रही है, सिर्फ एंजॉय करना चाह रहे हैं, कैजुअल है, कमिट नहीं करना चाह रहे, कूल लगना है, स्कोर बनाना है, दोस्तों को बताना है, तो फिर हो सकता है कि वो एक ही चीज़ चाहते हैं। पर अगर उनको कुछ कुछ होता है तब वो ज़रूरी नहीं है, तब विचार ही बदल जाता है। तब वो एक चीज़ नहीं, वो सारी चीज़ें चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से ये डिपेंड करता है कि इंटेंशन क्या है, मूड क्या है, उम्र क्या है और नियत क्या है। चाहते हैं लड़के, क्या चाहते हैं पे बात कर रहे हैं। सारी चीज़ चाहते हैं, एक ही चीज़ चाहते हैं, सामने से चाहते हैं। खुद उस रिलेशनशिप में क्या कितना एफर्ट्स लगा रहे हैं, कितना इनपुट दे रहे हैं, यहाँ पे इस पे बहुत क्वेश्चन होता है कि लड़के तो बस बेयर मिनिमम करते हैं। बेयर मिनिमम ही कर लें, वही सपनों का राजकुमार मान लेंगे आजकल। तो इसके लिए इस पे इस माइंडसेट को कैसे टैकल करें हम? क्यों, क्या आपको लगता है कि लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा कुछ चाहती हैं, उनकी लिस्ट बड़ी लंबी है? क्योंकि आपकी कंप्लेंट से तो ऐसा ही कुछ लग रहा है कि वो चाहती हैं कि लड़का बहुत सारा कुछ करे और वो करता नहीं है। तो मतलब कि ये तो कम्युनिकेशन वाली बात आ गई यहाँ। फिर मेरा ब्लॉकेज कह लीजिए या मेरी सोचिए, हाँ तो फिर कम्युनिकेट करो ना, क्या चाहते हो, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। वो कम्युनिकेट ही नहीं करती है कि उनको चाहिए क्या। जो मतलब मैं अगर आस्किंग फॉर अ फ्रेंड, एक फ्रेंड के लिए, नॉट लिव्ड एक्सपीरियंसेस, तो हम कम्युनिकेशन की बात की हमने। आज का जो हमारा कम्युनिकेशन है वो है वैलेंटाइंस डे स्पेशल। आप देख रहे हैं पीएमसी हिंदी और हमारे साथ हैं सूजी सिंह मैम। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। हाय रमन। मैम, जैसा मैंने अभी बोला, लड़कियां कम्युनिकेट भी तो करें। ये शायद लड़कियां नहीं बोलना चाहिए मुझे, बट जैसा मैंने बोला, आस्किंग फॉर अ फ्रेंड, एक फ्रेंड के लिए उसका कंसर्न है यार, लड़कियां कम्युनिकेट नहीं करती। और लड़कियों के एंड पे मैंने जो सुना है कि लड़के सिर्फ बेयर मिनिमम एफर्ट्स ही लगाते हैं। लड़के तो, मुझे तो लगा था कि लड़कियां ओवर कम्युनिकेट करती हैं। बहुत सारे जो बॉयज़ हैं वो यही मुझे आके बताते हैं कि बातें वो ही ज़्यादा करती हैं, उन्हें तो चांस ही नहीं मिलता कुछ कहने का। तो कम्युनिकेट करती हैं, डिमांड भी करती हैं, एक्सपेक्ट भी करती हैं, पर हाँ कभी कभी वो रूठ जाती हैं। तब वो चाहती हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड जो है वो मेरे मन की बात समझे। और अगर आपको लग रहा है कि थोड़े नखरे हो रहे हैं, टैंट्रम्स हो रहे हैं, तो आपको खुद ही समझ जाना चाहिए कि भाई मैं पूछ ही लूँ कि अच्छा, इज़ देयर अ प्रॉब्लम। पर तुम्हें खुद पता होना चाहिए ना, तुमने गलती की है तो मैं बताऊँ गलती भी।
अब ये आ जाता है सामने से। यही तो रिश्ते का मसाला है और यही तो मज़ा है। अगर थोड़ी सी अनबन नहीं होगी तो एक दूसरे को जानेंगे कैसे। तो ये जो माइनर छेड़खान, ये रूठना, ये अपसेट होना, ये मनाना, यही तो फिर लव का मज़ा है। अब रूठने मनाने पे हम बात कर रहे हैं तो मैं सोने भी जाऊं तो उससे पहले मुझे चाहिए कि भाई दिन में किसी से लड़ाई नहीं हुई मेरी। अगर लड़ाई हुई है तो मैं सॉरी बोल दूं। मेरे को अच्छी नींद चाहिए, रिलैक्स एकदम, कुछ सोचना नहीं है। बट अगर सामने वाले को इस समय बात ही नहीं करनी, उसको अपना स्पेस चाहिए, तो वो जो भी एक हफ्ते बाद वापस आएगा बात करने के लिए, माफ़ करने के लिए या माफ़ी मांगने के लिए, जो भी, वो कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश ही नहीं होगा। तो मैं एक हफ्ते की नींद कैसे, मैम, बहुत मुश्किल है। पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर कोई मेरी तरह नहीं होता है। इसमें अटैचमेंट स्टाइल्स का बहुत इम्पैक्ट होता है कि हो सकता है कि आप एंग्शियसली अटैच्ड हैं, तो आप चाहेंगे कि जितनी जल्दी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और हम फिर बैक टू नॉर्मल हो जाएं तो मुझे सुकून मिलेगा। और जो पार्टनर है उसका अवॉइडेंट स्टाइल हो सकता है, उसे कहीं कुछ टाइम के लिए आपसे ब्रेक चाहिए, चाहे वो आधा घंटा हो या 2 दिन हो या 4 दिन हो। अक्सर 4 दिन आजकल के ज़माने में किसी का नहीं होता है, बट आधा घंटा तो चाहिए ना उसे कि जाके कूल ऑफ कर ले, माइंड चेंज हो जाए उसका, अपने आप वो इंसान वापस आएगा। तो इतना सब्र तो करना पड़ेगा। और उस सब्र में जो आपके अंदर चल रहा है, जो मैं कह रही हूँ, एक तरह की सफरिंग ही होती है, वो तड़प रहा है मन। तो जितनी लव पोइट्री लिखी गई है वो उसी तड़प से तो लिखी गई है। उस तड़प के बिना मुझे नहीं लगता कि प्रेम का मजा है। यू हैव टू, वो कहते हैं ना कि एक प्रेम में अगर हमने यर्निंग, दिल मतलब आई कांट वेट टू टॉक टू माई पार्टनर, और तब मुझे पता चलता है कि उसकी अहमियत मेरे जीवन में क्या है, कि मैं तो आधा घंटा भी उसके बिना रह नहीं सकता। तो इससे आपका कनेक्शन, आपकी अटैचमेंट बढ़ ही रही है, कोई घट तो नहीं रही है। और इतना सब्र तो होना ही चाहिए रिश्ते में। जैसा आपने बोला आर्ट निकलती है, मुझे रॉकस्टार मूवी का डायलॉग याद आया जिसमें कहते हैं कि दिल टूटता है तब झनकार निकलती है, तब मौसीकी कला निकलती है। मैम, यहीं पे अब मुझे जो अपने आसपास के रिश्ते दिखते हैं, मैं ही क्यों सॉरी बोलूँ हर बार, मैं ही क्यों पहले सॉरी बोलूँ। तो ये मैं अगर बात करूँ 10 साल 20 साल 30 साल हो चुके हैं। तो यूजुअली मॉम्स इन मिडिल क्लास हाउसेस, मैं तो 30 साल से देख रही हूँ तेरे बाप को, मैं तो 30 साल से देख रही हूँ, तो हर बार ही मुझे ही झुकना पड़ता है। ये चीज़, ये भी तो फिर रिश्ते में मतलब किसी एक का इमोशन दफन हो रहा है। यह हमें लगता है कि हम झुक रहे हैं, पर सॉरी बोलना जो चीज़ है ये एक इंटरनली प्योरीफाई करती है अपने आप को। क्योंकि लड़ाई किससे हो रही है? अगर हम अपने सोल लेवल पे देखें तो हम जिससे प्यार करते हैं वो कनेक्शन तो टूट नहीं रहा ना, लड़ाई तो ईगो में हो रही है। तो जितनी बारी सॉरी बोलते हैं उतनी हमारी ईगो डिसॉल्व होने लग जाती है, और उतना जहाँ जितनी परसेंट ईगो डिसॉल्व हुई उतना प्रेम बढ़ गया। तो आपका प्रेम अगर बढ़ जाता है तो आपका कनेक्शन बढ़ जाता है और एक विनम्रता आती है आपके नेचर में। तो मेरे हिसाब से सॉरी बोलना एक बहुत महान चीज़ है। ये लगता है हमें कि झुक रहे हैं हम, पर वो कहा जाता है ना कि जब स्टॉर्म आता है तो जो टहनी झुक जाती है वो स्टॉर्म सर्वाइव कर लेती है, और जो नहीं झुकती वो टूट जाती है। तो बेटर कौन सा है ये तो आप हिसाब लगा ही सकते हो। अब क्योंकि वैलेंटाइंस डे की बात हो रही है तो यूथ पे आते हैं। मॉडर्न डे जो डेटिंग कल्चर है उसमें जो मल्टी बिलियन डॉलर मल्टी ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है डेटिंग ऐप्स की, तो हमारे अटेंशन स्पैन पे जो जिंदा हैं, तो स्वाइप राइट स्वाइप लेफ्ट कल्चर, इसको आप कैसे देखते हैं? मतलब मुझे लग रहा है कि इसे हम डेटिंग कल्चर तो बोल रहे हैं, पर ये डेटिंग कल्चर नहीं, ये मेटिंग कल्चर है। क्योंकि हम ढूंढ क्या रहे हैं? प्यार तो नहीं ढूंढ रहे हम डेटिंग कल्चर्स में, हम अपनी भूख पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंगल नहीं रहना चाहते हैं, अकेलापन, तो भूख अनेक प्रकार की होती है।
मैं लोनलीनेस नहीं बेयर कर सकती, या मेरे सारे फ्रेंड्स जो हैं वो कमिटेड हैं, वो एक रिलेशनशिप में हैं, मेरी ईगो तड़प रही है कि मुझे बुरा लग रहा है कि मैं एक्सक्लूडेड क्यों हूँ रिलेशनशिप से, या फिर शाम नहीं बीतती मेरी, और या हो सकता है कि मेरे हार्मोन्स फ्लाई कर रहे हैं एंड आई वांट टू मेक आउट। तो उसके लिए हम डेटिंग ऐप यूज़ करते हैं, एक नीड बेस्ड, जिस तरह आप ब्लिंकिट यूज़ करते हैं ना सामान ऑर्डर करने के लिए, वैसे यहाँ अपनी ज़रूरतों को पूरी कर रहे हैं डेटिंग ऐप पे। डेटिंग ऐप पे प्यार नहीं होता है, ये सबको पता है। एक्सेप्शंस को साइड रखें, नॉर्म तो यही है। नॉर्म यही है, हम एक्सेप्शंस की बात तो कभी करेंगे नहीं, क्योंकि एक एक्सेप्शंस हर फील्ड में होते हैं। वो कोई एक एक्सक्लूसिव रेयर केस हो गया जहाँ पे वो डेटिंग साइट पे मिले और फिर थिंग्स वर्कड आउट वेल, वो अलग बात है। पर नॉर्मली जो होता है ना वो यही होता है, और कई बारी तो वो होता है कि अब ब्रेकअप हो गया, इमीडिएटली डेटिंग साइट। क्यों? क्योंकि मैं अब एक वेंजेंस के साथ अपना ही बेवकूफ़ बना रहा हूँ, बट आई वॉन्ट टू गो एंड बी विथ समवन एल्स, बिकॉज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे शांति मिलेगी। क्योंकि अगर मेरे को किसी ने डंप किया है तो एक चोट पहुंची ना मुझे, एक सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी आई कि हाउ कुड ही और शी डंप मी। तो मैं अब मेरे अंदर का वो जो गुबार है, कोई गुस्सा जो है, वो कहीं निकालूंगा, और वो निकालूंगा कहाँ? आई विल शो हर और आई विल शो हिम कि मैं तो बहुत सारे और बंदे ढूंढ सकती हूँ। तो वो डेटिंग ऐप पे चले गए। अब कैजुअल इंटरैक्शंस करने से वो सिर्फ एक रीबाउंड है, वो एक तरीका है अपने हर्ट्स को ओवरकम करने का, या जो मेरी ईगो को चोट पहुंची है उसको सूद करने का। उसके अलावा तो कुछ नहीं है वो। लड़के जिम जाते हैं, ब्रेकअप के बाद लड़कियां ब्यूटी पार्लर जाएंगी, हल्का मेकओवर करेंगी और कम बैक टू, जैसा आपने बोला, रीबाउंड, और यही दिखाने के लिए वेंजेंस। ब्रेकअप के बाद रमन कोई लड़की ब्यूटी पार्लर नहीं जाती है। लड़के जिम जरूर जाते हैं, बिकॉज जिम में लड़कियां मिलती हैं और वो उनको अपनी बॉडी बनाते भी हैं और दिखाते भी हैं, और उनको लगता है कि मैं एक हीरो वाली फीलिंग आती है उसको। पर लड़कियां, अगर वो सच्ची में हार्ट ब्रेक हुआ है तो वो अपने कमरे से नहीं निकलती। पहले 4 दिन तो रोएंगी, फिर अपनी बेस्टीज के साथ बात करेंगी वो, और अगर वो एक कैजुअल था तो वो अगले दिन ही डेटिंग साइट पे चली जाएंगी, क्योंकि वो तो कैजुअल ही चीज़ थी, कमिटेड थोड़ा ना थे हम। तो आजकल जो माहौल है, इट्स अ वेरी डिफरेंट वे। तू नहीं तो और सही। कॉन्वर्जेशन को कमिटमेंट की तरफ लेके जाएं तो कमिटमेंट फोबिया एक तो आजकल बहुत ज़्यादा है लोगों में। एक टाइम था जब फेसबुक पे रिलेशनशिप स्टेटस जो है वो एक बहुत सारी कैटेगरीज में से एक था, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। आजकल वो कॉम्प्लिकेशंस इतनी बढ़ गई हैं कि एक रिलेशनशिप में जो भी चाहिए लोगों को, वो सब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को दे रहे होते हैं। बट बाहर जब बोलने की बात आए, इस बात को एक्सेप्ट करने की बात है दैट दे आर टुगेदर, तो नहीं दे आई एम सिंगल। तो ये ऑलमोस्ट रिलेशनशिप प्लस नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड रिलेशन, इन फिजिकल इंटीमेसी एज वेल, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है, कमिटमेंट फोबिया है। ये क्या, ये लेबल क्यों नहीं लगने देना चाहते कि आई एम टेकन? तो पहली बात, आजकल फेसबुक पे तो मुझे नहीं लगता कोई भी यंग लोग हैं, उन्होंने तो सबने फेसबुक छोड़ दिया, वो स्टेशन ख़त्म हो गया, उनके लिए तो अब सिर्फ इंस्टा है। और जहाँ पे बात आई कि अगर वो रिलेशनशिप अपना पब्लिकली अनाउंस नहीं कर रहे हैं तो वो सीरियस ही नहीं है उस रिलेशनशिप में, दे आर इन अ फ्लिंग। और रिलेशनशिप्स की बहुत सारी कैटेगरीज अब बन गई हैं। हो सकता है कि वो फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स हैं सिर्फ, इसलिए अपना दे आर नॉट टुगेदर, वो एक दूसरे की नीड्स पूरी कर रहे हैं और उनका मतलब दोनों अवेलेबल हैं, दोनों फ्री हैं, कमिटेड नहीं हैं अभी, इसलिए इट्स कूल टू डू इट। या हो सकता है कि वो अभी सिर्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो रिलेशनशिप बहुत ही कैजुअल है और वील सी वेयर इट गोज़। मतलब हमें पता नहीं है, अगर मैं तुम्हें लाइक करूँगा नहीं लाइक करूँगा, आज ठीक है मेरे पास टाइम है, कल कोई और अच्छी दिख गई तो शायद मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो इट डिपेंड्स ऑन दैट।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि कमिटमेंट फोबिक जो बोल रहा है इंसान, वो एक्चुअली ये कह रहा है आई एम इन इट फॉर द फन ऑफ इट, मुझे मज़े लेने हैं, मैं अभी बहुत यंग हूँ, मेरे बहुत सारे ऑप्शंस और आ सकते हैं, अच्छे ऑप्शंस आ सकते हैं। इसमें ये भी एक दिख रहा है कि शायद हो सकता है कि मेरी ओपिनियन अपने बारे में बहुत सुपीरियर है और मुझे लगता है कि मुझे इससे अच्छा पार्टनर मिल सकता है, इसलिए अभी अवेलेबल है तो चलो जो मिल रहा है उसे ही इंजॉय कर लो अभी। पर वो रिलेशनशिप जो है वो बेनिफिट्स वाला रिलेशनशिप है, और बेनिफिट्स में सिर्फ हम सेक्सुअलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि अकेलापन खा रहा है मुझे, मेरे को क्लासेस पे जाने के लिए कोई मेरे पास एक मेरा मेट मिल गया कि हम इकट्ठे क्लासेस पे जाएंगे या शाम को हम इकट्ठे पार्टी करने जाएंगे, बिकॉज सिंगल स्टेटस नहीं रखना चाहता हूँ मैं। तो आजकल हैरानगी की बात है कि अगर किसी से, मैं यंगस्टर से पूछती हूँ कि आपकी डेटिंग जर्नी कब शुरू हुई, तो वो सारे बोलते हैं 12-13 साल से, और उन्होंने नॉन स्टॉप डेट किया है फ्रॉम 12 and 13। मतलब कितने ब्रेकअप्स हुए और कितने पार्टनर्स रहे, पर वो कभी भी एक महीने के लिए भी सिंगल नहीं रहे हैं। मतलब वो एक रिलेशनशिप से निकलते हैं और दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, बीच में अपने आप को टाइम ही नहीं दिया अपने आप को समझने के लिए कि ये क्या था रिलेशनशिप। तो ऑब्वियसली ये जो है ये एक कैजुअल एक्सपीरियंस ही है ना, इसमें कमिटमेंट की बात तो है ही नहीं। जैसा आपने अभी बोला, मेरे आसपास भी ऐसे लोग हैं जो टीनेज शुरू होते ही रिलेशनशिप्स में आ गए थे और अभी तक भी अकेले रहे नहीं हैं। तो एक स्पिरिचुअल गुरु को सुन रहा था मैं, उन्होंने कहा कि जो खुद अपने साथ अकेले नहीं रह सकता है, अकेले खुद के साथ समय नहीं बिता सकता है, उसके साथ कोई और भी कैसे समय बिता पाएगा, उसको भी कहीं ना कहीं कोफ्त होगी। कुछ इस तरह से उन्होंने जस्ट कुछ ऐसा था। तो इन लोगों को लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ता है फर्दर, जो कभी भी सिंगल नहीं रहते हैं, नहीं रहे हुए होते हैं? तो सबसे पहली बात तो ये कि जब अपने साथ हमने समय बिताया नहीं तो हमने अपने आप को जाना नहीं, तो मतलब हम अपने फ्रेंड ही नहीं हैं। और अगर अपने आप को परखा नहीं, जाना नहीं, तो रिलेशनशिप में हम क्या गलतियां कर रहे हैं इसका एहसास तो हमें है ही नहीं है कि चल क्या रहा है। और जब सेल्फ अवेयरनेस ही नहीं है तो लड़ाइयाँ ज़्यादा ही बढ़ेंगी, क्योंकि हम हमेशा सोचेंगे कि नुक्स दूसरे में, पार्टनर को ब्लेम देंगे। और जहाँ तक बात आती है ये झुकने की, जो हमने पहले की थी कि हमें लगता है कि हम झुक रहे हैं, अगर सेल्फ अवेयरनेस होगी तो हम खुद ही पकड़ लेंगे ना कि हाँ ये मेरी गलती थी, और वहाँ पे सॉरी बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं होगी हमारे को। तो आगे जाके जो रिलेशनशिप्स पे आपका इफ़ेक्ट आएगा, आपका रिलेशनशिप में लड़ाइयाँ बढ़ेंगी अगर आप अपने साथ समय नहीं बिताते हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी, और जब वो दूसरा आपके पास नहीं होगा तो आपकी जो सफरिंग है वो भी बढ़ जाएगी। और सफरिंग क्यों? क्योंकि हमें तो आदत ही नहीं है, हमें खुद से डर लगता है। और ये एक्चुअली रियलिटी है। किसी को भी बोल दो कि तुम 5 मिनट अपने साथ अकेले बैठ जाओ, और इनवेरेबली हम नोटिस करते हैं कि इतनी रेस्टलेसनेस होती है, क्योंकि अपने साथ रहने के लिए हमें अपने माइंड से जूझना पड़ता है। इतनी सारी जो थॉट्स होती है ना माइंड्स में, वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होने लग जाती हैं, लाउड होने लग जाती हैं, और वो थॉट्स जो हैं हम उनमें फंस जाते हैं, कहीं ना कहीं डिटैच नहीं कर पाते हैं। तो सफरिंग से हम डरते हैं और भाग रहे हैं हम सफरिंग से, पर हमें ये नहीं पता कि सेल्फ अवेयर अगर हम नहीं है तो हमारी सफरिंग बढ़ रही है, घट नहीं रही है। और उससे रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट ये आता है कि अनहैप्पी रिलेशनशिप्स, ब्लेम गेम चलती रहती है हमारी। अकेले तो, अरे गैजेट्स हैं, अगर एकदम फिजिकली कोई आसपास नहीं है तो अकेले में मीन्स गैजेट है होगा, फिर साथ में गैजेट के अलावा भी अकेले नहीं रह पा रहे। वो अकेलापन नहीं है ना। हाँ, अकेला मतलब डिटॉक्स फ्रॉम ऑल स्क्रीन्स। अकेला मतलब मैं सिर्फ अपने साथ। तो मान लो अगर आप यू गो टू अ पार्क एंड यू विद नेचर, वहाँ पे आप अपने ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हो, समझने की कोशिश कर रहे हो, आप रो रहे हो, आप कैसे डील करें ये सवाल पूछ रहे हो अपने आप से, वो बहुत डिफरेंट है। अगर उसकी बजाय हम सिर्फ इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हैं तो उसमें तो हम क्या ढूंढेंगे, जितनी रील्स आएंगी ना, और जो बोलेंगे तुम्हारा बॉयफ्रेंड ऐसा था, तुम्हारा बॉयफ्रेंड वैसा था, तो हम फिर से ब्लेम गेम में फंस जाएंगे कि हाँ मैं सही हूँ, वो गलत है, उसने मेरे साथ ये सब बातें की।
तो ब्लेम से तो हम निकले नहीं, अपने आप को कहाँ समझा हमने, अपनी गलती कहाँ पकड़ी, अब अगले रिलेशनशिप में जाएंगे सेम गलती करेंगे, तो पैटर्न हमारा रिपीट होता रहेगा। हम किसी भी रिलेशनशिप में फिर जो है सेटिस्फाई नहीं हो सकेंगे या खुशी नहीं मिलेगी ना हमें। सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कई लोग सेल्फ अवेयर तो हो जाते हैं, मगर सेल्फ अवेयर होने के बाद वो सेल्फ ब्लेम में भी चले जाते हैं। फिर ठीक है, एक ब्रेकअप हो गया या जितने भी काफ़ी सीरियस थे, ब्रेकअप हो गया, दुख हुआ, कहते हैं ना पेड़ से पत्ता भी टूटता है तो नमी आ जाती है, तो चलो थोड़ा समय रहेगा ग्रीफ उनका, पर ऐसा एक फिर वॉल्स खड़ी कर लेते हैं अपने आसपास कि नहीं, अब फिर उनका विश्वास प्रेम से उड़ जाता है या उस बॉन्डिंग के लिए दोबारा अपने आप को रेडी नहीं कर पाते। तो उनके लिए कुछ टिप्स। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, या तो हम दूसरे को ब्लेम करते हैं, या हम गॉड को ब्लेम करते हैं, या किस्मत को, और या सर्कमस्टेंसेस को। अपने आप को तो वहाँ पे भी हमने छूट दे दी ना। अगर हम ये समझ लें कि अच्छा, ये एग्जामिन करते हैं कि इस रिश्ते में मेरे से क्या गलती हुई। सेल्फ ब्लेम का मतलब क्या होता है कि हम आ जाते हैं शेम में। शेम इज आई एम बैड। गिल्ट का मतलब है आई मेड अ मिस्टेक। मिस्टेक हम करेक्ट कर सकते हैं, पर अपने ऊपर अगर हमने लेबल लगा दिया कि आई एम बैड, तो फिर तो जिंदगी भर उसी लेबल में फंसे रहेंगे हम। कोई भी गलती सुधारी जा सकती है, और जीवन के किसी भी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंस से अगर हम निकल रहे हैं, ब्रोकन रिलेशनशिप्स आर वेरी वैल्यूएबल टू अंडरस्टैंड योर ओन मिस्टेक्स। तो अपनी गलती पहचानो, उस गलती को पहचान के अपने साथ एक कमिटमेंट रखो कि मैं अगले रिलेशनशिप में ये गलती तो बिल्कुल नहीं करूंगा। और अगर आपका दिल बिल्कुल सीमेंट हो गया, बंद हो गया है, तो फिर वो दिल ही किस काम का जिसमें से प्यार आ जा ना सके, वो तो बेकार हो गया दिल। मुझे जो दिख रहा है, आपकी बातें सुनते सुनते मैं स्वयं को देख पा रहा हूँ कि मैं किन किन रिश्तों में कहाँ कहाँ क्या क्या भूल कर रहा हूँ या अतीत में मुझसे भूल हुई है। लोग इनऑथेंटिक होते हैं, ऑथेंटिक नहीं होते, खुद के साथ भी और काफ़ी हद तक पार्टनर के साथ भी। अब हम इंस्टाग्राम की बात कर रहे थे, तो बीइंग ऑथेंटिक और इंस्टाग्राम, कोई फ़ोटो भी पोस्ट करना है तो उससे पहले फ़िल्टर बहुत टाइम लगाते हैं, फ़िल्टर लगाने पहले हम जैसे हैं वैसे नहीं दिखने चाहेंगे। और सिमिलरली अपने रिलेशनशिप्स में भी आजकल चेस के गेम की तरह हो गया है, स्ट्रैटेजिक जवाब भी सोचे जाते हैं, जैसे जिन हम मॉडर्न डेटिंग सीन की बात कर रहे हैं, आपने कल्चर वर्ड यूज़ कर नहीं, तो सीन जो भी चल रहा है, तो इसमें ये इंस्टाग्राम मतलब या कह लो मीडिया, इसका इम्पैक्ट भी क्या हमारे साइकोलॉजी पे होता है व्हाइल वी आर इन अ रिलेशनशिप? इंस्टाग्राम का तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हम पे, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी ब्रेकअप होता है, सबसे पहले वो पार्टनर अपने एक दूसरे को इंस्टा पे ब्लॉक करेंगे। तो आप यही समझो कि ब्लॉक क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरा पार्टनर नहीं चाहता कि मैं अब जो भी कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, पार्टी कर रहा हूँ, दूसरे पार्टनर्स को मिल रहा हूँ, हंटिंग जा रहा हूँ दूसरे पार्टनर्स के लिए, ये दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए। इमेज की सारा खेल है। आई वॉन्ट टू लुक माई बेस्ट, है ना। और स्टॉकिंग भी वहीं होती है। अगर मेरे को ब्लॉक कर दिया है तो मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करूँगी, अच्छा तुम देख लो भाई, वो तुमने देखा, उसकी स्टोरीज देखी हैं, क्या चल रहा है। ये एक्चुअली लोग मुझे फ़ोन करके बोलते हैं, मैम दे हैव ही ब्लॉक्ड मी ऑन माई स्टोरीज, सिर्फ स्टोरी पे ब्लॉक किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम फिल्टर कर रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन, हम नहीं चाहते कि आप जानो क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। तो यहाँ पे इनऑथेंटिसिटी तो सीधी ही आ गई। और अगर ब्रेकअप हो गया है आपका, तो ये गेम्स अभी भी क्यों चल रही हैं? आजकल के ज़माने में ब्रेकअप होता नहीं है, आजकल हॉवरिंग होती है, ब्रेकडाउन्स होते हैं। मतलब ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक होती है कि मैं तुम्हें इस प्लेटफॉर्म से ब्लॉक करूंगी, दूसरे सोशल मीडिया पे ब्लॉक करूंगी, ट्विटर पे जाके ब्लॉक कर दिया। तो इसमें क्या है कि
अब ये वापस आएगा मेरे पास, ये मेरे से माफ़ी मांगेगा, मेरे को मेक मी फील स्पेशल, मेक मी फील गुड, बेग फॉर माई लव, यू नो। और कुछ पार्टनर्स इस स्टेज में आके फिर लव बॉम्ब करेंगे, आई कांट लिव विदाउट यू, मैं तो बस पागल हो रहा हूँ। और यहाँ पे वो पहली वाली बात जो हमने की कि अकेले तो रह नहीं सकते हैं, तो उस टाइम गुस्से में आके हमने लड़ाई लड़ाई कर ली। अब एक दिन बाद लग रहा है कि मेरा तो जीवन एम्प्टी एंड यूजलेस है, तो अब लेट मी विन बैक माई लव। बहुत सारी ये गेम्स जो हैं ये इंस्टा पे चल रही हैं, और साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि इंस्टा पे जो बाकियों की लव लाइफ चल रही है, कंपैरिजन, oh my god, they are so happy and they are, you know, having such a blast, and उसने उसको प्रपोज किया, 2 साल हो गए शादी को, पर अभी किसी फ्रेंड की शादी हो रही है और उसने जाके पेरिस में प्रपोज किया, मेरे को तो प्रपोजल ही नहीं मिली थी। गुस्सा, वो उसकी स्टोरी देखी और अपने पति से जाके लड़ाई कर ली कि तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया। एक इंसिडेंट बताना है। मेरे कॉलेज में एक मेरी सीनियर हैं, 10 years डेट किया, अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, वी आर इन February, और दे आर गेटिंग मैरिड। 10 years की डेटिंग उनकी जर्नी के बाद दे आर गेटिंग मैरिड, अभी फियांसे हैं। अच्छी जर्नी है, बहुत बढ़िया, उन्होंने रोका हुआ तो #रोकाफाइड। बट उनकी वो खुशी देख के, कंपैरिजन वाली बात, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा, यार इनका रिश्ता ना एक अंजाम तक पहुंचा है, एक इनको सफलता मिली है, यार मेरा ना 2 साल चला, 3 साल चला रिलेशनशिप और ना ब्रेकअप हो गया यार आई एम अ फेल्ड लवर। यार बोला कौन तय करेगा सक्सेस और फेलियर का पैरामीटर? ठीक है, उनका डायनामिक्स अलग होते हैं, सब लोग अलग होते हैं। कंपैरिजन वाली बात काफ़ी सही बोली आपने। और इससे बहुत ज़्यादा, इसलिए जितना हम, तभी सारी रिसर्च फाइंडिंग्स ये कह रही है ना कि आप अगर सोशल मीडिया पे हो, इट्स अफेक्टिंग अ मेंटल हेल्थ। क्योंकि वो लोग जो है वो तो एक्चुअली एक फ़ोटो शूट थी जो दिखा रहे हैं कितना सारा प्रेम हो रहा है। एक्चुअली अगर शूट पे कोई मौजूद होता तो वो आपको बताता कि उसके दौरान कितनी लड़ाइयाँ हुई थी फ़ोटो शूट के। पर लग उनको यही रहा है कि इनका तो एक बहुत वो कह रहे हैं ना, लव स्टोरी बिल्कुल फेरी टेल की तरह है, और हर इंसान फेरी टेल चाह रहा है अपनी ज़िंदगी में। तो इंस्टा को देख देख के माई लाइफ इज़ नॉट अ फेरी टेल, इसका दुख अलग से हमें मिल रहा है। जो अपनी ब्रेकअप का दुख है वो तो है ही है, या हम डिफेक्ट्स ढूंढने लग जाते हैं अपने पार्टनर में। मान लो हमने आजकल बहुत सारा ये साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है कि योर पार्टनर इज़ टॉक्सिक, योर पार्टनर इज़ नार्सिसिस्टिक। ये सब पढ़ के हम एक एक लाइन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके और खुद साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं और अपने पार्टनर की, जो कहते हैं ना, एक जजमेंट शीट बनाने लग जाते हैं। ओ माय गॉड, ही इज़ लाइक दिस। तो ये डेंजरस है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें इवैल्यूएट करनी पड़ती हैं रिश्ते के बारे में बिफोर यू कैन अनाउंस अ जजमेंट ऑन योर पार्टनर। तो हमें कैरिड अवे नहीं होना है इंस्टाग्राम पे जो भी हम इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका ब्रेकअप हो रहा है, बेस्ट तो ये है कि आप डिटॉक्स कर लो सोशल मीडिया से कुछ समय तक, ताकि अपने साथ रह सको, अपने माइंड के साथ रह सको, क्लैरिटी ला सको कि ये रिश्ता मुझे कंटिन्यू करना है कि असल में मेरे लिए हार्मफुल है, या हम दोनों के लिए हार्मफुल है, या इसका कोई अंजाम नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है डेटिंग में। क्या बायोलॉजी का भी कहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है? जैसे अगर हार्मोन्स की हम बात करें तो आजकल कहते हैं ना, जिसकी ड्राइव ज़्यादा हाई होती है, सेक्स ड्राइव, तो लिबिडो हाई लिबिडो है। तो ये हमारे, बिकॉज वी आर अ लाइफस्टाइल, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल चैनल, तो क्या हमारे लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट भी हमारे लिबिडो पे पड़ता है? और अगर पड़ता है तो जब हमें ये अवेयरनेस आ जाए, क्योंकि आप एडवांस में बता चुके हो भाई, सबसे पहले अवेयर होना है। जब ये अवेयरनेस आ जाए कि हमारा जो लिबिडो है वो हाई है कि लो है, ड्राइव कैसी है हमारी, तो उसके बाद हम लाइफस्टाइल के थ्रू क्या कैसे चेंजेस करें? तो देखो, अगर किसी को पता है कि मैं अल्कोहलिक हूँ और वो रोज़ जाके वो अवेयर हो जाता है मैं अल्कोहलिक हूँ और मुझे शराब छोड़नी है, पर वो रोज़ जाके पब में बैठेगा तो क्या होगा? इसी तरह अगर इंसान ये जानता है कि मेरी लिबिडो बहुत हाई है और वो रोज़ जाके पार्टीज़ में जाता है जहाँ पे बहुत सारी सुंदर लड़कियाँ दिख रही हैं उसको, तो
वो तो हंट करेगा। तो उसको लाइफस्टाइल की जहाँ तक बात आई तो उसको या तो फिर वो रिड्यूस करे कि भाई मैं इतनी पार्टीज नहीं जाऊँगा, हंटिंग नहीं करूँगा इतनी, और दूसरा अपने मन को थोड़ा समझने की कोशिश करे कि मैं चाहता क्या हूँ। बहुत बारी हमने देखा है कि क्योंकि ये सेक्सुअलिटी सेकंड चक्रा से लिंक्ड होती है, और सेकंड चक्रा जो होता है वो लिंक्ड है ऑन वन हैंड सेक्सुअलिटी, ऑन अनदर हैंड विद क्रिएटिविटी। तो कई लोगों का अगर क्रिएटिव एक्सप्रेशन जिनका ब्लॉक हो जाता है वो ओवर सेक्सुअल हो जाते हैं, या जिनकी सेक्सुअलिटी डैमेज्ड होती है, मतलब चाइल्डहुड में उन्हें गलत तरीके से टच किया गया हो या उनके कोई सेक्सुअल वायलेशन हो। अब ये बातें खुल के कभी की नहीं जाती हैं, पर हम देखते हैं उनमें सेक्सुअलिटी की नीड बढ़ जाती है। ये नहीं कि उनका नेचुरल लिबिडो हाई था, पर क्योंकि कोई ऐसी घटना घटी है उनके साथ तो वो एक चक्रा डैमेज हुआ जिसकी वजह से लिबिडो बढ़ गई है। अगर ये बातें वो समझने की कोशिश करें तो उसको रीबैलेंस करके वो एक नॉर्मलाइज किया जा सकता है। पर इसलिए हमें अपने जो चाइल्डहुड वुंडिंग पैटर्न्स हैं या सेल्फ अवेयरनेस, स्वधाय, अपने आप को समझना कि यार मेरा जीवन क्या था, ये बात अगर एक्सेसिव है तो ये एक्सेसिव क्यों है। अनफॉर्चुनेटली जहाँ पे बॉयज़ की बात आती है, कहीं ना कहीं ये ओवर सेक्सुअलिटी को बहुत बढ़ावा दिया गया है कि इट्स अ मैस्कुलिन साइन, और वहाँ पे कंफ्यूजन आ जाता है कि अगर इस उम्र में लिबिडो नहीं होगी, मतलब बहुत सारी लड़कियाँ, ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात नहीं है, ये एक्सेसिव है। ये कहीं ना कहीं मिडल ऑफ द रोड पाथ जो है वो ज़रूरी है। नॉर्मल सेक्सुअलिटी, हेल्दी सेक्सुअलिटी इंपॉर्टेंट है। ओवर सेक्सुअल इज़ अ प्रॉब्लम। तो लिबिडो अगर कंट्रोल करनी है तो अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को कंट्रोल करें और अपने मन को समझने की कोशिश करें, अपनी हिस्ट्री को समझने की कोशिश करें, और ये सवाल पूछें कि मेरी लिबिडो इतनी ज़्यादा क्यों है, मैं इसको चैनलाइज कैसे कर रहा हूँ। क्या मैं अपनी लिबिडो को गिव इन कर रहा हूँ, क्या मैं अपनी लिबिडो का स्लेव हूँ, या मैं अपनी लिबिडो को मॉडरेट कर सक रहा हूँ, चैनलाइज कर सक रहा हूँ। नहीं तो ये तो आप रोज़ फिर या तो आपको कोई और चाहिए या तो फिर आप सेल्फ को प्लेजर करेंगे। एक्सेसिव मैस्टरबेशन और एक्सेसिव हंटिंग, दोनों में से एक चीज़ होगी। और फिर इसका इम्पैक्ट रिलेशनशिप्स, अगर रिश्ते में हैं तो उस पार्टनर के साथ भी पड़ता है, या फिर उस समय रिलेशनशिप में नहीं है, फ्यूचर में आते हैं तो भी उस बॉन्ड पे भी तब भी इम्पैक्ट पड़ता है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स इस प्रॉब्लम को लेके टूट जाते हैं, बिकॉज अगर कोई सीरियस है अपने रिलेशनशिप में तो वो क्या चाहता है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, है ना, ये बहुत ज़रूरी है। पर अगर आपकी लिबिडो इतनी हाई है और आपने कंट्रोल उसको नहीं किया है तो या तो आप फिर फैंटेसाइज करेंगे या पार्टीज़ में जाएंगे अपने पार्टनर के साथ और दूसरों पे हिट कर रहे हैं आप, और ये सब आपका पार्टनर नोट कर लेता है। और बहुत सारी लड़ाइयाँ और रिश्ते इसी मुद्दे पे टूटती हैं कि आप मेरे साथ हो तो आपको मेरे बारे में ही फैंटेसाइज करना है, मेरे बारे में ही सोचना है। तो ये एक फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल बिट्रेयल हो गया है ना, कि आपने अगर मुझे कमिट किया है तो आप इतने सारे और प्लेजर्स क्यों ले रहे हो, आप फिर आप मेरे पार्टनर तो नहीं हो। इफ़ यू आर सेइंग स्पिरिचुअल बिट्रेयल, तो इससे एक टर्म मेरे दिमाग में आ रहा है, स्पिरिचुअल इंटीमेसी भी फिर कुछ होती होगी। स्पिरिचुअल बोल दिया तो सोल लेवल पे जब कनेक्ट कर रहे हैं तो स्पिरिचुअल इंटीमेसी जैसा कुछ होता है, अगर होता है तो क्या? मेरे हिसाब से स्पिरिचुअल इंटीमेसी जो है वो एक दूसरे को ऑनर और रिस्पेक्ट करना। अगर मैं स्पिरिचुअली कनेक्टेड हूँ अपने पार्टनर के साथ तो मैं कभी भी वो काम नहीं करूँगी जो उनकी स्पेस को वायलेट करेगा, उनकी सेंसिबिलिटीज़ को वायलेट करेगा, उनको हर्ट करेगा। कई बातें ऐसी होती हैं जो हम अपने माइंड में रखते हैं, जैसे सब तो हम बताते नहीं हैं, हमारी एक प्राइवेट स्पेस होती है। प्राइवेट स्पेस में मैं किसी के बारे में कुछ भी सोच सकता हूँ, पर अगर मेरा एक स्पिरिचुअल इंटीमेसी है अपने पार्टनर के साथ तो मैं उस प्राइवेट स्पेस में भी, जिसके बारे में मैं कभी बात नहीं कर रहा, अपने पार्टनर को नहीं बता रहा हूँ, उसमें भी अपने पार्टनर को वायलेट नहीं करूँगा।
बिट्रे नहीं करूँगा। ये बहुत ज़रूरी है। ये है रियल लॉयल्टी। ये ही लॉयल्टी है, बाकी सब जो है वो तो गेम है। सिर्फ सामने वाले के साथ ही लॉयल नहीं होना, खुद के साथ लॉयल रहना है कि तुम लॉयल हो भी उसके साथ या नहीं। देखो, आपको ये समझना है कि अर्थ प्लेन पे हम लोग सिर्फ एक दूसरे की जो है कहे हुए शब्द समझते हैं, पर ऐसे काफ़ी और सेलेस्टियल प्लेन्स हैं जहाँ पे माइंड रीड कर सकते हैं। तो अगर कोई आपका माइंड रीड कर सके, आपका पार्टनर आपके मन में जो भी कचरा है वो देख सके, तो उसे कैसा महसूस होगा, ये सोच के चलना है। क्या पास्ट लाइफ कर्मा या पास्ट लाइफ का इम्पैक्ट भी हमारे इस जन्म के रिश्तों पे पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। बहुत सारे केसेस ऐसे मेरे सामने आए हैं। उनमें से मैं 2 आपको कोट करके बताती हूँ कि एक केस तो वो होता है जहाँ पे मान लो 2 लवर्स थे और किसी वजह से, मतलब फैमिलीज़ के डिसएग्रीमेंट की वजह से वो भाग गए और उनको हंट डाउन किया गया, उनको मार दिया गया। तो वो जो प्रेम था वो मुकल्लम नहीं हो पाया, अपनी मतलब फुलफिलमेंट नहीं हुई, कंप्लीशन नहीं हुई उसमें। दोनों जो प्रेमी थे उनकी डेथ हुई एक दूसरे की तड़प में। तो वो अनफिनिश्ड बिजनेस रह जाता है, अनफिनिश्ड बिजनेस ऑफ लव। तो वो एक और लाइफ टाइम में आएंगे जहाँ पे वो फिर से कनेक्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि सर्कमस्टांसेस ऐसे हों कि वो अपने लव को, कोई ना कोई ऑपोजिशन आएगी उस लाइफ टाइम में भी, उसको सक्सेसफुली ओवरकम करके और उस लव को फुलफिलमेंट की तरफ लेके जाएं। तो ये हो गया एक फॉर्मेट। एक और बहुत डायनामिक और इंटरेस्टिंग केस सामने आया था जहाँ पे एक मैरिड मैन 50s में जाके वो किसी को मिलता है, बहुत ज़्यादा उससे अट्रैक्शन और लव और वो सारी बातें होती हैं। वो ऑलरेडी मैरिड हैं, पूरा परिवार है उनका। तो उन्होंने एक्सप्लोर करना चाहा था कि भाई ये नॉर्मल अट्रैक्शन नहीं है और मैं इसको बिल्कुल, बहुत ऑथेंटिक किस्म के इंसान थे वो। तो वो चाहते थे कि ये समझने की कोशिश कि ये एक्सपीरियंस मेरे सामने क्यों आ रहा है, इसमें कोई कार्मिक कनेक्शन है। तो उसमें हमने जो देखा वो बहुत, फर्स्ट हाफ तो उनका मिलता जुलता था कि उनकी डेथ जो हुई वो लवर्स थे लास्ट लाइफ में, और जब डेथ हुई तो उनका अनफिनिश्ड बिजनेस था। पर उन दोनों की आत्माएं जो थीं उनको कुछ ना कुछ अभी होमवर्क बाकी था और उन्होंने कुछ लाइफ टाइम्स में आना था, अपने सोल को इवॉल्व करना था और वो साधना में काफ़ी जुड़े हुए थे। अपने आप को प्योरीफाई करना था, अपनी कॉन्शियसनेस को, और ये जो एक दूसरे की तड़प थी इसको ओवरकम करना था कि आपका जो मिलाप होगा वो तभी होगा जब बिल्कुल एक प्रकार का निष्काम प्रेम हो जाए आप दोनों का। तो वो इस लाइफ टाइम में इसीलिए उन्हें मिले क्योंकि अब वो मैरिड हैं, परिवार वाले हैं, ऑथेंटिक हैं, उनके प्रिंसिपल्स अलाउ नहीं करते ऐसे विचार भी सोचने के लिए। तो वो उनसे एक नॉन अटैचमेंट वाला लव, या जिसे कहें कि हायर फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल लव डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि फिर फ्यूचर में जाके किसी और लाइफ टाइम में वो उसको एक डिफरेंट शेप दे सकें उस रिश्ते को। तो इस तरह बहुत सारे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हमें समझ आते हैं, इंस्टेंसेस समझ आते हैं कि कैसे पास्ट लाइफ के इनकम्प्लीट लव रिलेशनशिप्स सामने आते हैं इस जीवन में कंप्लीट होने के लिए, या एवोल्यूशन के लिए, या अपनी खुद की डेवलपमेंट के लिए। तो आप अपने प्रेजेंट डे रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लिकेशंस के लिए हम पास्ट लाइफ, हर बार पास्ट लाइफ की ब्लॉकेजेस को खोलने की वो सोचें, वो डिस्कवर करना होगा हमको, या फिर बस अवेयरनेस, जैसे हमने शुरुआत से बात की, अवेयर रहें अपने प्रेजेंट डे एक्शंस में। क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी थेरेपीज़ के लिए हमें अपना एक एस्केप सीख करना, एक एज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन सीख करना चाहिए हर बार जब रिश्तों में हमें लगे कि कुछ अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं? रमन, मैं रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि जो भी हमारा पैटर्न होगा ना
वो इस लाइफ टाइम में बहुत क्लियरली हमें सामने नज़र आएगा, और अगर हम सेल्फ अवेयर हैं तो वो पैटर्न हम समझ लेंगे। पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है, बहुत सारे लोग जो हैं उसको एक स्पिरिचुअल टूरिज्म की तरह करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा क्योंकि मिस्टिकल चीज़ है, तो हमें जब पता चल जाता है अरे ये था हमारा, तो आई थिंक एक क्यूरियोसिटी हमारी सेटिस्फाई होती है। वो कहाँ तक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो काम तो हमें इस जीवन में करना है। तो आपको समझ आ गया इशू क्या था, पर वो इशू सॉल्व तो नहीं हुआ, करना खुद ही है, वो करना तो खुद ही है। और वो सर्कमस्टेंसेस, क्योंकि एक हमारी स्टोरी जो है आत्मा की स्टोरी है, उसके तो चैप्टर्स हैं, सिर्फ आत्मा तो बदल नहीं रही ना। तो वो चैप्टर ख़त्म हुआ, नेक्स्ट चैप्टर, ये कंटिन्यूएशन है। जो वो टेंडेंसीज थी या जो वो पैटर्न्स थे, वो तो आपकी लाइफ में प्रेजेंट हो ही जाएंगे। और जब आप 3rd 7 ईयर साइकिल में आएंगे 21 साल की उम्र में, तो वो पैटर्न्स अनफोल्ड होने शुरू हो ही जाएंगे आपकी लाइफ में। तो आज पे रिफ्लेक्ट करो ना, अभी में रहो, प्रेजेंट में रहो, अवेयरनेस में रहो, वो पैटर्न को समझो और उस पैटर्न का सुधार करो, दैट इज़ इनफ। जी मैम, अगर इस कम्युनिकेशन का ग्राफ देखें तो बीच में काफ़ी इंटेंस भी हुआ, और इनिशियली हम न्यू एज डेटिंग सीन पे भी हम बात कर रहे थे, फिर हम मैरिड कपल्स पे भी आए, कंपैरिजन की भी हमने बात की, पास्ट लाइफ की हमने बात की। तो क्योंकि हम टुवर्ड्स द एंड है कॉन्वर्जेशन के, तो हमारी जितनी डिज़ायर्स हैं इस समय, कहीं ना कहीं, चाहे वो बॉडीली डिज़ायर्स हों, अगर यंगस्टर्स की बात करें, कहीं ना कहीं सिर्फ मटेरियलिस्टिक हो गई हैं। अगर जैसे मैं स्पिरिचुअल लोगों से जैसा सुनता हूँ, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर नॉट दिस माइंड, वी आर सोल, बेसिकली सोल यूनिट है हम। तो सोल लेवल पे तो मटेरियल उससे काफ़ी डिफरेंट, अलग प्लेन पे बात हो रही है ना। तो डिज़ायर्स हमारी मटेरियल हैं। तो इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए और रिलेशनशिप्स को सर्वाइव कराने के लिए, सर्वाइव भी सही शब्द नहीं है, विन कराने के लिए, अपनी अप्रोच को हम क्या मटेरियल व्यू पॉइंट से चेंज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो क्या इस पे आप क्या इनपुट दोगे? तो एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट टाइम का लव, पुराने ज़माने का जो लव था, उसमें अभी भी जो है काफ़ी हद तक हम इंटरनलाइज करते थे लव को, दिल की बातें कहते थे। इसलिए वहाँ पे इतनी जितनी हम देखते हैं लव पोएट्री, या जितने भी आप बॉलीवुड में देख लो सॉन्ग सारे हैं, या आप हॉलीवुड में देख लो, सारे लव सॉन्ग्स प्यार की तड़प के बारे में लिखे गए हैं। सो आप तड़प की बात तो तभी कर सकते हो अगर अपनी फीलिंग से कनेक्ट कर रहे हो, और फीलिंग से कनेक्ट करके वो जो एक निकलता है उसमें से क्रिएटिव एक्सप्रेशन, उसी से बनती हैं ये सारी लव स्टोरीज और सारा कुछ। तो आज अगर डेटिंग सीन को देखा जाए तो हमारा इतना डिस्कनेक्ट हो गया वो इंटरनल। आज के ज़माने में कौन लव पोइट्री लिखता है और भेजता है अपने लवर को? आजकल डिस्कशन ये होती है वैलेंटाइंस डे पे आपने यू डिडंट सेंड मी एनीथिंग, और माई फ्रेंड गॉट 100 रोजेस, तुमने मुझे क्या दिया। बल्कि हम एक हफ्ता पहले ही रिमाइंड करने लग जाते हैं अपने वैलेंटाइन को कि भाई 14 तारीख आ रही है, हमारा प्रोग्राम क्या है। ये सब चीज़ें जो हैं एक्सटर्नली ओरिएंटेड हैं, इंटरनली ओरिएंटेड नहीं है। इतना इनफ नहीं है कि दोनों लवर्स इकट्ठे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ हैं, पर ये इंपॉर्टेंट है कि तुमने मुझे क्या दिया। और अगर प्रेम भी देखा जाए तो हमारी प्रेम की डेफिनेशन भी बनती जा रही है, हाउ कैन यू फुलफिल मी। सारी लड़ाइयाँ तो वहाँ ही से शुरू होती हैं कि तुम मेरी ये नीड फुलफिल नहीं कर रहे हो, इसलिए वी आर ब्रेकिंग अप। कोई ये नहीं पूछता है कि इफ आई एम इन लव, व्हाट एम आई डूइंग फॉर द अदर पर्सन। ये बहुत ज़रूरी है। और अगर हम प्रेम को एक ऊंची लेवल से देखें, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखें, तो हमारे सिखिज़म में जब शादी होती है और वो लावें फेरे की सेरेमनी होती है, तो उसमें जो 4 लावें पड़ी जाती हैं ना, तो उसमें बहुत ब्यूटिफुली एक्सप्रेस किया जाता है और समझा जाता है कि मैन एंड वुमन, दे आर कमिंग टुगेदर इन एक्सपीरियंस ऑफ लव। हम प्रेम में इसलिए बंध रहे हैं क्योंकि ये हमारा एक छोटा सा ट्रेलर है, प्रैक्टिस सेशन है। अगर हम
निष्काम भावना से एक दूसरे से प्रेम करना सीखेंगे तो इसी तरह फिर हम दोनों को इनकरेज कर सकते हैं कि वो प्रभु से जुड़ सके। तो वो रिमाइंडर है पहले एक दूसरे से जुड़ सके, बिकॉज हम डिवाइन तो एक बहुत इथीरियल कॉन्सेप्ट है, निराकार है, तो डिवाइन के बारे में सोचना बहुत कठिन हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। वो उनको एक रूप चाहिए। तो ये एक प्रैक्टिस सेशन है ना, कि हम अपने पार्टनर के साथ किस तरह और किस प्योरिटी में हम अपना लव बना रहे हैं। और वो डेमॉन्स्ट्रेशंस हमें दी गई हैं जब हम कृष्ण लीला में देखें या कुछ देखें कि कैसे वो एक डिवाइन लव जो एक फिजिकल फॉर्म में पहले है, और फिर वही लव हम एक दूसरे को इनकरेज करें कि आप प्रभु के साथ बनाएं। ये जीवन की हमारी एक जर्नी है कि हम आते हैं, एक एज में आते हैं, पहले हम एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, और फिर नेक्स्ट लेवल जब बेबीज़ आते हैं तो हम अपने को छोड़ के उनके बारे में सोचते हैं। तो नॉन अटैचमेंट कैसे डेवलप हो रही है, लव हमारा सेल्फलेस कैसे बनता जा रहा है, और अल्टीमेटली जब हम डेथ की तरफ जाते हैं तो हम कंप्लीटली प्रभु से एक निराकार फॉर्म में कैसे लव, रोमांटिक लव को डिवाइन लव में कैसे कन्वर्ट करना है, वो है जीवन की जर्नी। पर हमने तो इवॉल्व करने की जगह डिवॉल्व कर लिया अपने आप को। हम और मटीरियलिज्म में आ गए हैं। जो हमारी ये आजकल की रोमांटिक जर्नी है, जो डेटिंग कल्चर है, ये इंटरनल होने की बजाय और मटीरियल होता चला जा रहा है। दी बेस्ट वैलेंटाइंस डे मैसेज जो मुझे लास्ट आंसर में आपके मिला। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के एपिसोड में हमने बात की वैलेंटाइंस डे स्पेशल में दैट कम्युनिकेशन इज़ द की, और हमने बात की कि हमें सेल्फ अवेयर होना है, सेल्फ डिस्कवरी, खुद को जानना है। उम्मीद है आपको भी काफ़ी कुछ अपने सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। नहीं मिले तो कौन से ऐसे नए सवाल हैं जो आप चाहेंगे कि हम मैम से पूछें, मैम उनका आंसर दें, आप हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। अगर आप ये एपिसोड टेलीविज़न पे देख रहे हैं तो कृपया पीएमसी हिंदी को यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीएमसी हिंदी को दूसरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए पीएमसी हिंदी।